जय हिंद। देखिए, आज बात करेंगे पूरे एनटीएससी के सिलेबस के बारे में कि असल में कौन कौन से इसमें पेपर होते हैं, हर पेपर कितने मार्क्स कैरी करता है, और हमारे लिए असल में अगर हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, एसटी से, ओबीसी से हैं, तो हमारा असल में कितनी हमारी कट ऑफ जा सकती है हमारी कैटेगरी की। इन सब पर हम डिटेल में आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो सबसे अलग है वही आपके। देखिए, ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये एक ऐसा पेपर है जिससे असल में आपकी, हिंदी में बात करूं तो बौद्धिक विकास होगा। असल में आपका आपका जो ब्रेन असल में डेवलप असल में इसी में ही होगा। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है असल में, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ये वाला। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें आपको कई तरीके से आपको फायदा मिलेगा। जो अल्फाबेट आप इसमें पढ़ते हो, आप जो बचपन से जो अल्फाबेट पढ़ते हो, उसी का भी कई जगह पर खेल होगा। बचपन में आपने जो पेपर फोल्ड करके कभी क्या बनाना सीखा है, उससे भी रिलेटेड इसमें खेल होगा। वो सारी की सारी चीजें परोसकर आपको इसको क्वेश्चन के रूप में आएंगे वो। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर हमें टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि आज हम बात करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखिए, एनटीएससी का असल में टोटल जो मैट जो होता है, वो टोटल मैट होता है, देखिए, 100 मार्क्स का। ठीक है, इस 100 मार्क्स में 70 मार्क्स का होता है आपका वर्बल रीजनिंग, और 30 मार्क्स की होती है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग। अब अगर मैं वर्बल रीजनिंग पर अगर मैं बात करूं, तो देखिए, वर्बल रीजनिंग होती है आपकी अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, सीरीज, एनालॉजी, मिसिंग लेटर्स, लॉजिकल सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रैंकिंग एंड ऑर्डर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अर्थमेटिक रीजनिंग। और उसके बाद आपके आते हैं, देखिए, नॉन वर्बल रीजनिंग में फिगर सीरीज, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर मैट्रिक्स, एम्बेडेड फिगर, फिगर कॉम्पिलेशन, मिरर इमेज, रूल डिटेक्शन, वाटर इमेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज, डॉट सिचुएशन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, क्यूब, डाइस, काउंटिंग फिगर। देखिए, इन सभी टॉपिक्स को अब आपके दिमाग में ये होगा कि ये तो बहुत बड़ा हो गया इसका सिलेबस। देखिए, ये आपके 35 इसके छोटे छोटे इसके चैप्टर्स होंगे। जो देखा जाए तो असल में अगर इसके बारे में अगर हम समझे, देखिए, पर्टिकुलर अगर मैं एक बार के लिए मैं आपको बात करता हूँ, ये वो चीज है जो आप बचपन से पढ़ते हैं, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट टेस्ट पर भी अगर मैं बात करूं, तो इसके कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं हो सकते कि हाँ इसी से ही होगा। इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अगर अल्फाबेट टेस्ट अगर आते हैं, या मान लीजिए अल्फाबेट के क्या रूल्स चलते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि एक अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, आपको पता है 26, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जे कौन से नंबर पर आएगा या टी के कौन से नंबर पर आएगा, और मैं आपसे पूछूं कि राइट से 17 नंबर का कौन सा आपका अल्फाबेट होगा, लेफ्ट से आपका 15 नंबर का कौन सा अल्फाबेट होगा, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर समझ में आएगी, इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ये इसमें पढ़ते हो, तो इससे ना केवल आपको एनटीएससी में, बल्कि जो स्टूडेंट मान लीजिए अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या करेंगे आने वाले समय में, ठीक है, तो उनको अभी से ही, जब वो इस 9th-10th की एज में ये चीज पढ़कर जाएंगे, तो आफ्टर दियर 12th क्लास और दियर ग्रेजुएशन, उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी किसी भी रीजनिंग के पोर्शन में। ठीक है, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट आपके किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए साइंस के ऊपर। देखिए, अब हम बात करते हैं साइंस का सिलेबस। साइंस असल में कितने नंबर की होती है? देखिए, टोटल जो साइंस होती है आपकी, वो 40 मार्क्स की होती है। ठीक है, एक स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर ये इसमें क्वेश्चन होते कितने हैं, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 120 मिनट्स आपको टाइम मिलता है, और 200 क्वेश्चंस का होता है ये। ठीक है, और 200 मार्क्स का होता है, एक एक नंबर के होते हैं इसमें सारे क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं होती, बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, देखो, साइंस में आपका 40 मार्क्स का हो गया, तो एक अंदाजा बता रहा हूं मैं आपको, 13 13 या 14, ये या 13 14 करके ये ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। अगर मोशन, अगर फिजिक्स की मैं बात करूं, तो देखिए, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, हीट एंड थर्मल, यहां तक आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, उसके बाद में लाइट भी आपका 9th में ही है, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक करंट, ये आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा है, ये 9th प्लस 10th का कंबाइंड सिलेबस आता है इसके अंदर। आप, जिस स्टूडेंट ने 9th अच्छे से नहीं पढ़ी है, उसकी जानकारी, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप लोगों को इसमें अच्छी खासी प्रॉब्लम आ जाएगी अगर आपने 9th अगर अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो देखो, अब ये है इसमें केमिस्ट्री में, देखो, मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
ये जो है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें ये आपका असल में मोल कॉन्सेप्ट होता है। मोल कॉन्सेप्ट कि किस चीज में कितने मोल है, ये मोल्स से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट का अपने आप में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहां तक आपका ये होता है, ये पूरा 9th क्लास का होता है। केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। एक मोटे मोटे अंदाजे से बात करूं तो आपके शुरुआत के पांच चैप्टर 10th क्लास के, आपके 10th क्लास के शुरुआत के 5 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में आ गए। बायोलॉजी में देखिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, इंप्रूवमेंट एंड गुड रिसोर्सेज, ये आपका 9th का हो गया। फिर उसके बाद में देखिए लाइफ प्रोसेस, आपके छठे चैप्टर से 6th चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस, वहां से शुरू है लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 7 चैप्टर। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर नंबर 8, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 9, आवर एनवायरमेंट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और ये लास्ट वाले चैप्टर हो गए आपके। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बायो का पोर्शन होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपकी मैथ के ऊपर। तो मैथ्स का आपका असल में देखिए मैथ्स का सबसे कम यानी 20 मार्क्स का आपका सिलेबस होता है इसका। ठीक है, और इसके चैप्टर भी थोड़े अच्छे वाले हैं। देखो इसमें नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ये आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आते हो। ठीक है, पॉलिनोमियल आपके 9th में भी है और 10th में भी है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आपके 9th में भी है 10th में भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपके 10th में। एपी एंड जीपी ये आपका 11, ये एपी तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो चैप्टर नंबर 5 आपके एनसीईआरटी 10th क्लास का है, और जीपी जो है वो आपका 11th क्लास का है जीपी। ठीक है, इसको ध्यान रखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपका चैप्टर नंबर 7 10th क्लास का है। उसके बाद में लाइंस एंड एंगल्स ये आपका अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपकी एक लिमिटेड फॉर्म में आपके 9th क्लास में भी है। लाइंस एंड एंगल्स जो है वो आपके चैप्टर नंबर आपका 6 9th क्लास का चैप्टर है ये। ठीक है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री पर अगर आप बात करते हो तो चैप्टर नंबर 8 10th क्लास। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मेंसुरेशन इन 2D, अब 2D में इसमें 2D में कौन कौन से आती है, एक्स और वाई में। तो देखिए ये तो आप चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ते हैं 10th क्लास में। ठीक है, और तो और इन 3D, अब 3D में कैसा है तो एक्स वाई और वहां एक थर्ड एक और डायमेंशन आ जाती है आपकी, वो है जेड। तो ये आपका चैप्टर नंबर आपकी 11th क्लास का चैप्टर है ये। ठीक है, स्टैटिक्स आपकी 10th क्लास का है, प्रोबेबिलिटी भी 10th की है। लॉगरिथम जो है वो आप नहीं जानते हो, तो लॉगरिथम जो है वो आपकी 11th क्लास का चैप्टर है। उसके बाद में पीएनसी क्या होता है, ये पीएनसी का पूरा नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये भी आपका 11th क्लास का चैप्टर है। और बेसिक कैलकुलस, कैलकुलस के 2 टाइप होते हैं, आपका डिफरेंशिएशन और आपका इंटीग्रेशन। तो ये दोनों चीजें भी बेसिक फॉर्म में आपके इसके अंदर सिलेबस के अंदर है। तो ये आपका एक प्रो लेवल पे आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। मैंने अभी भी आपको बताया है प्री फाउंडेशन फॉर्म में आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं आपकी एसएसटी के लिए। देखिए अब हमारी हिस्ट्री 40 मार्क्स की होती है। 40 मार्क्स में हिस्ट्री में 10 मार्क्स की ये हो गया। देखिए इसमें 9th और 10th क्लास के चैप्टर्स कंबाइंड में है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिव हो गया, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। उसके बाद में आपका 10 मार्क्स का आपकी ज्योग्राफी होती है। ये हो गया आपका इंडिया की सबसे पहले फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज, लाइफ ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब उसके बाद में अब हम और आगे बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस और आपकी इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस में भी वही 9th प्लस 10th का ही है सब की तरह। व्हाट इज डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग एंड इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक राइट्स, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी आपका एक तरीके से ये भी आपका 10 मार्क्स ही कवर करती है, और इकोनॉमिक्स भी आपका 10 मार्क्स ही कवर करती है। ठीक है, इसमें बात करते हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, और कंज्यूमर राइट्स। देखिए अब
ये तो हो गया आपका मेन सिलेबस जो मैंने आप लोगों को बताया, जो आपके लिए अभी तक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से हैं। आपने अभी तक सिलेबस तो मैंने आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में। अब आपको एक तो कट ऑफ पता होनी चाहिए कि असल में किसकी कितनी कट ऑफ जाती है, ताकि हम उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो देखिए, अगर आप जनरल से हैं तो आपकी कट ऑफ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 180 टू 185 प्लस, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो अब आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर यदि आप ओबीसी से आते हैं, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपकी इसमें कट ऑफ जाएगी 160 से 165 प्लस, ठीक है। और यदि आप एसटी या फिर एससी कैटेगरी से आते हैं तो वो आपका 130 से 140 प्लस होगी ये वाली, ठीक है। इसमें 135 प्लस ही जाती है वैसे अभी तक तो आप ये समझ सकते हैं इस अकॉर्डिंग ये रहता है इसमें। क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? बिल्कुल नहीं होती है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ दिमाग में ये आ रहा है कि यार ठीक है पैसे मिल गए, अब हमारे लिए असल में ये इस चीज़ का एक्चुअल बेनिफिट क्या है। तो देखिए, आपको एक तो मेन बात तो चलो ठीक है, आपको स्कॉलरशिप तो मिल ही रही है, और उससे भी जरूरी बात आपके लिए इसका सम्मान, कि असल में आपने इस एज में, यानी आपकी एज लगभग 10th क्लास के स्टूडेंट की एज आज के अकॉर्डिंग लगभग 14 टू 15 ईयर्स मानी जाती है, कुछ लोग तो 13 ईयर में भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इतने इस एज में आपने अगर ये नेशनल लेवल का अगर पेपर क्रैक करा है तो ये आपके लिए असल में बहुत बड़ी बात है, आप कभी इस चीज़ के लिए डिमोटिवेट फील नहीं होंगे। उसके अलावा और एक चीज़ जो ज़रूरी बात है, सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ये पेपर दे सकता हूँ? जरूर दे सकते हैं। देखिए, हिंदी मीडियम में ये जो नेशनल टैलेंट एंड सर्च एग्जामिनेशन एनटीएससी ही इस नाम से होता है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, ये यही पेपर है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो ये इसका सिलेबस होता है। अब आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है, उसके लिए आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, जितना हो सके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाओ। नेक्स्ट जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक सरप्राइज न्यूज़ में ज़रूर देने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, बरकरार रहिए और घर पर पढ़ाई करते रहिए।